तो फिर आज फिर हम लोग एक अच्छी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता जो अपने 10th क्लास के सिलेबस में है और अभी तक हम लोगों ने जितनी कविता पढ़ी उससे बहुत ज्यादा अलग है। ये कविता जिसका शीर्षक है देश प्रेम। देश प्रेम नाम की ये कविता जो कवयित्री अनामिका द्वारा लिखी गई है उसकी व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी कविता के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। लेकिन कविता पढ़ने से पहले कवयित्री अनामिका के बारे में जान लेते हैं। कवयित्री अनामिका का जन्म सन 1961 में बिहार के मुजफ्फरपुर जगह पर हुआ था, मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की हुई है और कई सालों तक ये दिल्ली में एक विश्वविद्यालय में पढ़ाती रही और उन्हीं की ये रचना जो है वो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है देश प्रेम। अब आ जाते हैं हम लोग कविता पर। कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो कविता हम लोग पढ़ेंगे देश प्रेम, ये अनामिका द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री अनामिका मनुष्य में, इंसानों में, खासकर आज के भारतीय में एक भावना जो लुप्त हो गई है, लुप्त मतलब गायब हो गई है, छुप गई है, खत्म, ऐसा लगता है कि खत्म हो गई है, देश प्रेम की भावना। वो देश प्रेम की भावना जो इंसान के अंदर है, खासकर भारतीयों के अंदर है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। उसी प्रेम की भावना को खुदेर कर बाहर लाने का प्रयास इस कविता में कवयित्री करते हुए दिखाई देती है। तो जैसा कि इस कविता का शीर्षक भी हम लोगों को बता रहा है, ये एक देश प्रेम में लिखी हुई कविता है। लेकिन आज तक जितनी देश प्रेम की कविताएं हम लोगों ने पढ़ी हैं ये उससे बिल्कुल भिन्न है। हम लोगों ने कई सारी कविताएं पढ़ी हैं जिसमें कवि बार बार मनुष्य को देश के लिए, माता, धरती माता के लिए, मातृभूमि के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए, साहस दिखाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहे। ये कविता उतने बड़े उद्देश्यों के साथ नहीं लिखी गई है। ये कविता का उद्देश्य भी बहुत छोटा है लेकिन महान है। तो इसी महान उद्देश्य में कि जितने लोग इस कविता को पढ़ें उनके मन के कोने में, कहीं दूर के कोने में छिपी हुई उनकी देश भक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना किसी तरह बाहर आ जाए, यही कवयित्री का लक्ष्य भी है और यही कवयित्री इस कविता के माध्यम से चाहती भी है। तो इस कविता का लक्ष्य, इस कविता का उद्देश्य मनुष्यों के अंदर छुपी, लुप्त होती हुई देश प्रेम की भावना को बाहर निकालने का है। तो अब हम लोग कविता पर आते हैं और कविता की पंक्ति दर पंक्ति इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं, कवयित्री के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ते हैं। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अंतर अड़ गई उंगलियां, तो उद्घाटित होते हैं गहवर से ऐसे ही छुट्टे पैसे। तो इन पंक्तियों में कवयित्री कहना चाहती है कि इंसान के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि उसके कोट की अंदर की जेब, जो कोट पहनते हैं उसके अंदर जेब होती है, वो जेब कहीं थोड़ी सी फट जाती है और इंसान जब भूल से उसमें पैसे रख देता है तो कुछ छुट्टे पैसे, 1 या 2 रुपया उस अस्तर के अंदर, कोट के अंदर घुस जाता है। और काफी समय बाद जब वो व्यक्ति उस
कोट को निकालता है तो उसके हाथ उस चिल्लर पर लगते हैं, तो अचानक से एक अजीब सा अनुभव होता है कि बहुत पहले कुछ खोए हुए पैसे, बहुत पहले कुछ गुमे हुए पैसे, छुपे हुए पैसे इंसान को वापस मिल जाते। तो एक अजीब सा अनुभव, एक अजीब सा एहसास उसके हृदय में होता है। तो यही बात कवियत्री इन पंक्तियों में कहना चाहती है। पहले मीनिंग देख लेते हैं। कोट की जेब का अस्तर। कोट की जेब का अस्तर बोलने का अर्थ है कि अगर आप लोगों ने कोट देखा है तो कोट दो कपड़ों की तह से बनता है, मतलब एक अंदर अलग कपड़ा होता है, बाहर अलग कपड़ा होता है। तो जो अंदर कपड़ा होता है उसी को अस्तर कहा जाता है। चिल्लर का मतलब खुले पैसे हैं, और इसके अलावा उद्घाटित का मतलब होता है प्रकट होते हैं, अचानक मिलना, अचानक सामने आना, इसको बोलते हैं उद्घाटित होना। गहवर से का मतलब होता है गहरे से, काफी अंदर गहरे से वो पैसे उस इंसान को वापस मिल जाते हैं जो गलती से फटी हुई जेब के कारण कहीं अस्तर के नीचे छुप गए थे। तो ये तो एक साधारण सी घटना कवियत्री बता रही है, जिससे शायद वो कविता को एक वेग, एक गति आरंभ में देना नहीं चाहती। इसीलिए एक दूसरी बात से अपनी बात को बताते हुए कवित्री कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है इंसान के साथ कि वो अपनी कोट के अंदर की जेब में कुछ पैसे रखता है और वो अस्तर फटा होने के कारण कुछ चिल्लर, कुछ खुदरे पैसे, कुछ छुट्टे पैसे उसके अस्तर के अंदर चले जाते हैं, और फिर बहुत समय बाद अचानक से कुछ और ढूंढते हुए कुछ ऐसे ही हाथ उन चिल्लर तक पहुंच जाता है, और एक अजीब एहसास, एक छुपी हुई चीज, अपनी ही भूल के कारण कहीं गुमी हुई चीज जब वापस मिलती है तो एक अजीब तरह का अनुभव, एक अजीब तरह की खुशी का अनुभव उस इंसान को होता है। तो ये तो हो गई साधारण सी बात, लेकिन इन पंक्तियों में कवित्री सिर्फ इतना ही कहना चाहती है, छुट्टे पैसे और कोट के बारे में बताती है। लेकिन ये सब बताने का आशय क्या है, ये सब कवित्री बताने का उद्देश्य क्या है, ये हम लोग शायद आगे की पंक्तियों में जान पाएंगे। तो हम लोग चलते आगे की पंक्तियों में और पता करते हैं कि इन पंक्तियों का क्या संबंध है आगे की पंक्तियों के साथ, आगे की लाइंस के साथ इनका क्या संबंध है। आगे की पंक्तियां, ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे मन की कोने अंतरों में मुझे मिला वह, जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। वैसे तो भारी भरकम चीजों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। तो अब समझ में आया कि उन पहले वाली पंक्तियों का, उस कोट की जेब का, उस फटे हुए अस्तर का और उसके अंदर जाने वाले सिक्कों से कवियत्री आखिर कहना क्या चाहती है। कवियत्री का मानना है कि जैसे कोट की फटी हुई जेब के अंदर जाकर, उस अस्तर के अंदर जाकर कुछ छुट्टे पैसे छिप जाते हैं, ऐसे ही एक भावना है जो कई सारे लोगों के, खासकर मेरे, कवियत्री अपनी बात करती है कि मेरे अंतर कोने में जाकर कहीं छिप गया है। पहले मीनिंग देख लेते हैं इसी बीच। कोने अंतरों का मतलब है हृदय मान लेती हैं यहां पर तो, और बाकी तो कोई ऐसी मीनिंग दिख नहीं रही, ऐसी कोई शब्द दिख नहीं रहा कि जिसका अर्थ बताने की आवश्यकता हो। तो कवियत्री का मानना है कि ठीक उन छुट्टे पैसों की तरह ही एक भावना है, एक एहसास है जो मेरे हृदय के अंदर किसी कोने में जाकर छिप गया है। उसका नाम भी कवियत्री याद करती है, उस भावना का, उस एहसास का, उन फीलिंग्स का एक भारी भरकम नाम कवियत्री को याद भी आता है, और वो भावना है देश प्रेम। ऐसा ही होता भी है कि अपने जीवन की रोज की भाग दौड़ में आदमी अपने देश के बारे में कहीं ना कहीं सोचना कम कर देता है, और ये जो भावना है देशभक्ति की भावना, ये उसके हृदय में है, लेकिन वो उसके हृदय के किसी अंदर वाले कोने में जाकर छिप जाती है। अच्छा, कवियत्री ये भी कहती है कि बहुत भारी भरकम नाम है। भारी भरकम इसीलिए भी है क्योंकि पुराने कवियों ने इस भावना को बड़ा भारी भरकम बना दिया है कि भाई देश प्रेम है तो देश प्रेम निभाना होगा, देश प्रेम निभाना बड़ा मुश्किल होता है, देश के लिए जान दे दो, पता नहीं क्या क्या।
तो बहुत ही एक भारी भरकम चीज, एक भारी भरकम भावना जिसका पालन करना भी काफी कठिन समझा जाता है, वो देश प्रेम की भावना अचानक कवयित्री को अपने हृदय के किसी कोने में छिपी हुई मिल जाती है। तब उसको याद आता है कि कई सारी भावनाओं के साथ इंसान के मन में कई सारी भावनाएं होती हैं। माता के रूप में भावना होती है, पुत्र के रूप में माँ के प्रति, पिता के प्रति कई सारी भावनाएं होती हैं। इसी के साथ एक देश प्रेम के प्रति भी हर आदमी के मन में भावना होती है, और वही भावना आज कवयित्री को मिल गई, उसके मन के किसी कोने में अचानक से मिल गई। जैसे खोए हुए छुट्टे पैसे फटी हुई जेब के अस्तर में मिल जाते हैं, वैसे ही कवयित्री को अब ये छुपी हुई भावना जो उसके मन के अंदर ही थी लेकिन छुप गई थी, वो भावना आज कवयित्री को मिल गई है। क्यों मिली? ऐसा क्या हुआ कि आज ही मिली? पहले ये भावना कहां थी? क्या कभी ये भावना कवयित्री के मन में आज से पहले आई नहीं? इन सारे सवालों का जवाब हम लोग आगे की पंक्तियों में शायद पा जाएंगे, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि आज ही क्यों मिली? ऐसा क्या हुआ आज जो आज ये अचानक से देश प्रेम याद आ गया कवयित्री को? तो ये हम लोग समझते हैं आगे वाले पंक्तियों में। पढ़ते हैं आगे की पंक्तियां। 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान, एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया। कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। तो ये कारण है। असल में हुआ क्या, कवयित्री कल रात को गाने सुन रही थी ट्रांजिस्टर पर, और वो ट्रांजिस्टर तकिए के पास, तकिए के नीचे रख के वो गाने सुनते सुनते ही सो गई, और वो ट्रांजिस्टर रह गया खुला। अब अगला दिन जो था वो था 26 जनवरी का दिन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 26 जनवरी का दिन होता है हमारा गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी की सुबह सुबह अचानक से ट्रांजिस्टर पर, रेडियो पर राष्ट्रगान, हमारा जो राष्ट्रगान है वो बजने लगता है। और इस राष्ट्रगान को जब सुनती है कवयित्री, तो पहले तो आलस में भरी होती है। सुबह सुबह जगी है, आलस में भरी हुई, तो उसको एक बार लगता है कि वो बंद कर दे, राष्ट्रगान को बंद कर दे ताकि खड़ा होना न पड़े। लेकिन नहीं, कवयित्री ऐसा नहीं करती। वो अपने कंबल बिस्तर सब फेंकती है और सीधे सावधान की अवस्था में खड़ी हो जाती है। सावधान की अवस्था में खड़े होने का तात्पर्य है कि हम भी जानते हैं ये वाली बात कि अपने राष्ट्रगान की सम्मान में जब भी राष्ट्रगान कहीं पर बजता हुआ सुनाई देता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं उसका आदर करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए। कई सारे लोगों में ये आदत होती है कि राष्ट्रगान सुनते ही जहां होंगे जैसे होंगे खड़े हो जाएंगे। शायद कवयित्री के अंदर भी ये आदत है। यही कारण है कि इतने आलस के पश्चात भी, इतने आलस्य के बाद भी वो जल्दी से तकिया कंबल सब फेंक कर खड़ी हो जाती है सावधान की अवस्था में, क्योंकि उसके ट्रांजिस्टर में, उसके रेडियो में राष्ट्रगान बज रहा है। तो ये जो खोई हुई भावना थी, देश प्रेम की भावना जो कहीं खो गई थी, वो आज अचानक क्यों मिली, इसका जवाब है ये कि 26 जनवरी है भाई। 26 जनवरी को तो एक एक आदमी जो है वो देशभक्त हो जाता है, और यही इशारा कवयित्री करना भी चाहती है कि आजकल फैशन है देशभक्त होना, लेकिन ये फैशन सिर्फ 2-3 दिन ही ट्रेंड में रहता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, फलाना, कुछ ऐसी दिनों के 1-2-4 दिनों के इसमें ही ये ट्रेंड में रहता है। 2-4 दिन सबके कपड़ों का कलर सब देशभक्ति वाला होता है, और जैसे ही ये 15 अगस्त, 26 जनवरी का अगला ही दिन जो है वो सड़क पर आपको चारों तरफ झंडे बिखरे हुए दिखाई देंगे, उनको समेटने वाला भी कोई नहीं मिलता। खत्म। रात के 12 बजते बजते, देशभक्ति बहुत भारी भरकम चीज है ना, 12 बजते बजते उसका बोझ कोई उठा नहीं पाता है। अगले दिन तक वो देशभक्ति फटे हुए झंडे के रूप में सड़क पर पड़ी हुई मिलती है। बस 12 बजे तक झेल लिए देशभक्ति को, बहुत अगले दिन से फिर वही।
रेमो का डांस वगैरह सब देशभक्ति गई। तो ये ऐसा ही कवियत्री के साथ भी है शायद, इसलिए तो इसकी ये देशभक्ति की भावना कहीं खो गई थी और अब आई है सामने, जब 26 जनवरी को अचानक सवेरे ट्रांजिस्ट पर राष्ट्रगान बजता दिखाई देता है। लेकिन एक बात आपको जरूर अच्छी लगी होगी, मेरे को तो लगी, कवियत्री की ये आदत, जिसमें उसको आदत है कि जहां भी राष्ट्रगान बजते हुए देख सुनती है तुरंत खड़ी हो जाएगी, भले सो रही हो भले कुछ कर रही हो। ये आदत कहां से आई और ऐसी क्या चीज है देशभक्ति की भावना में जो सोए हुए आदमी को बिस्तर तकिया सब फेंक कर खड़े होने पर मजबूर कर देता है? आखिर ये आदत आई कहां से कवियत्री में, ये शायद हम लोगों को पता चलेगा आगे की पंक्तियों में। तो हम लोग बढ़ चलते हैं आगे की पंक्तियों में और देखते हैं कि कवियत्री में ये आदत आई कहां से। तो हम लोग पढ़ते हैं अगली पंक्तियां। अजब चीज है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। हेलेन के सभ्य कैबरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद जेमिनी कलर में डीएम टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर। तो हम लोगों का सवाल यह था पिछली पंक्तियों में, अगर याद हो तो, ये आदत कहां से आ गई कवियत्री में, राष्ट्रगान को सुनते ही खड़े हो जाने की आदत। तो यही बात कवियत्री, इसी सवाल का जवाब कवियत्री यहां पर देती और कहती कि ये प्रेम बड़ी अजीब चीज होती है, भले देश से हो। एक बार अगर किसी चीज से प्रेम हो जाता है तो फिर वो छूटता नहीं है, खासकर देश से। अगर एक बार देश से मोहब्बत हो गई, एक बार देश से लगाव हो गया, देश से प्रेम हो गया, तो वो छूटता नहीं है। और हमारे यहाँ पर बच्चों में ये प्रेम बचपन से ही थमा दिया जाता है, बचपन से ही दे दिया जाता है देश के प्रति प्रेम करने की भावना। जैसे कि कवियत्री को मिली, कवियत्री याद करती है अपने पुराने दिन, बहुत पहले के दिन, जब ये सिनेमा घरों में पिक्चर देखने जाती थी मनोरंजन के लिए। और जब पिक्चर खत्म होती थी, अच्छा यहां पर एक व्यंग किया हुआ है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। हेलेन के सभ्य कैबरे, देखिएगा पंक्ति में लिखा हुआ है हेलेन के सभ्य कैबरे। ये एक तरह का जो है व्यंग है कि हेलेन का पुराने पिक्चरों में अगर आप देखेंगे तो हेलेन नाम की एक हीरोइन होती थी जो कि आइटम नंबर करने के लिए ज्यादातर आती थी। हीरोइन तो नहीं थी, वो गानों में ही आती थी सिर्फ। और वो अजीब सा कैबरे, अजीब सा डांस करती थी, उसको लोग महान डांस भी कहते ही हैं। लेकिन कवियत्री उसके ऊपर व्यंग करती है और उसको सभ्य कैबरे बोलती है, जबकि सच्चाई ये है कि हेलेन का जो कैबरे था वो कहीं से भी सभ्य नजर नहीं आता था। इसीलिए उस पर व्यंग करते हुए कवियत्री उसको एक सभ्य कैबरे बोलती है। और दूसरा एक शब्द है मुकरी। मुकरी पुरानी हिंदी पिक्चरों के कॉमेडियन थे। अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की शराबी, तो उसमें नथुलाल था। मूछे हो तो नथुलाल के जैसी आई, मूछो हो तो नथुलाल के जैसी आई। तो वही अमिताभ बच्चन की पिक्चर में जो नथुलाल था। इसके अलावा अमर अकबर एंथोनी देखी होगी, उसमें तैयब अली के नाम से एक गाना भी था, प्यार का दुश्मन, तैयब अली प्यार का दुश्मन, ऐसे करके वो क्या बोलते, ऋषि कपूर का गाना था। ऋषि कपूर गाता, तैयब अली उसका ससुर बनने वाला था, ऋषि कपूर का, हीरोइन का बाप था नीतू सिंह जो ऋषि कपूर की हीरोइन थी उसमें उसका पिताजी बना हुआ था और नाटा सा कॉमेडियन, उसका नाम है मुकरी। मुकरी की भोली फुलझड़ियों का मतलब है मुकरी की कॉमेडी, मुकरी के जो मजाक थे। उसके बाद जेमिनी कलर में लिखा हुआ आता था दी एंड। इसका मतलब कि पिक्चर हो गई खत्म। जेमिनी कलर जो है उस समय जो पिक्चरें जिस कलर में शायद लैब में कलर होती थी, वो लैब का नाम ही शायद जेमिनी कलर लैब था। यही समझ में आता है क्योंकि कई सारी पिक्चरों में देखोगे आप जेमिनी कलर लिखा हुआ मिलेगा। तो जेमिनी कलर, उस समय पिक्चरें पहले ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी, फिर कलर बनना शुरू हुई, तो जिन कलर से उनको वो था वो जेमिनी लैब में शायद बनती थी। तो यही समझ में आता है। तो उसी में दी एंड ऐसे लिखा हुआ आता था और दी एंड के साथ ही जन गण मन शुरू हो जाता था।
जनगण मन शुरू हो जाता था और सारे के सारे लोग जो भी थिएटर में पिक्चर देखने आते थे वो खड़े हो जाते थे जनगण मन अपने राष्ट्रगान के सम्मान में। तो वहां से ही कवियत्री को आदत पड़ी हुई है पहले से ही। वही आदत है कि आज भी जब उसने गणतंत्र दिवस पर अचानक सवेरे राष्ट्रगान सुना तो तकिया कंबल सब फेंक कर खड़ी हो गई सावधान की अवस्था में और उन्हीं पुराने दिनों को याद करने लगी। वही पुरानी आदत कवियत्री को याद आने लगी। तो ये आदत कवियत्री को वहां से मिली है जब वो पहले छोटेपन में बहुत पहले सिनेमा घरों में जब पिक्चर देखने जाती तो हेलेन के सभ्य कैबरे और मुकरी की कॉमेडी के बाद जब दी एंड आता था तो थिएटर में सिनेमा घर में जन गण मन लगाया जाता था और सारे लोग खड़े होकर उसका सम्मान करते थे। वहीं से ये आदत है। लेकिन क्या आज भी लोग उसी तरह अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाते हैं? क्या आज भी वैसी स्थिति है या आज स्थितियां कुछ बदल गई हैं? इसका हम लोगों को पता चलेगा अगली पंक्तियों में। तो हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं अगली पंक्ति में। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। धीरे धीरे क्यों कर छीजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए। देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब में आ रही है? तो ये पंक्तियां इस कविता की आखिरी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवियत्री ये कह रही है कि आज के देश में और आज के समाज में कई सारे नैतिक परिवर्तन मतलब मोरल चेंजेस आ गए हैं। लोगों का जो तरीका है किसी भी चीज को अभिव्यक्त करने का, चीजों को एक्सप्रेस करने का, वो बहुत ज्यादा बदल गया है। जैसे कि कवियत्री अपने पहले के दिनों में बताती है, लोग देशभक्ति की भावना को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए सिनेमा घरों में खड़े हो जाते थे, राष्ट्रगान गाते थे और इस तरह वो अपनी देशभक्ति को प्रकट करते थे। लेकिन आजकल वो दिन नहीं है। आज ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि आपको राष्ट्रगान पर खड़े होते हुए उसका सम्मान करते हुए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हुए दिखाई नहीं देंगे। कई सारे जो नैतिक मूल्य थे, मोरल वैल्यूज थी, वो समाज की खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब लोगों का में पहले जैसे देश के प्रति भावना नहीं रही, ऐसा भी कवियत्री को लगता है। लेकिन क्या पता, भावना तो है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का, उसको अभिव्यक्त करने का तरीका शायद बदल चुका है। अब लोग अपनी देशभक्ति भावना को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक तरीका इस कविता में दिखाया भी गया है। जब कवियत्री ये सब सोच रही है तभी किसी के रिंगटोन बजने लगती है, मोबाइल की रिंगटोन बजती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अब लोग अपने देश के प्रति प्रेम जताने के लिए सिनेमा घर में खड़े होते हुए तो दिखाई नहीं देते, सड़कों पर खड़े होते हुए दिखाई नहीं देते राष्ट्रगान सुनकर, लेकिन सबने अपने मोबाइल में देशभक्ति के प्रति या देश के गीतों के प्रति प्यार जताया है और उनको रिंगटोन के रूप में रख लिया है। तो ये भी एक अलग तरीका आज दिखाई देता है। इवन अगर हम लोग कवियत्री से आगे बढ़ना चाहे तो हम लोग तो कवियत्री से आगे बढ़ चुके हैं। आजकल तो हम लोग देखते हैं कि फेसबुक पर अपना प्रोफाइल पिक बदलकर, व्हाट्सएप पर अपना डीपी बदलकर, ये सब कर कर भी लोग अपने देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हैं। ये अलग बात है कि हाँ, कवियत्री सही कह रही कि 2 ही दिन करते हैं, 2 ही दिन उनको ये खोई हुई भावना कहीं से मन के कोने में पीछे पड़ी हुई मिल जाती है, देशभक्ति की भावना। लेकिन एक्सप्रेस करने के तरीके बदल गए हैं। वर्तमान समय में कोई स्वाभिमान पूर्वक किसी ना किसी तरह अपनी रिस्पेक्ट को जाहिर करते हैं, किसी ना किसी तरह देश के प्रति, इस समाज के प्रति जो उनकी भावना उसको एक नहीं तो दूसरे प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। कभी फेसबुक का प्रोफाइल पिक बदलकर, कभी व्हाट्सएप का डीपी बदलकर, कभी फोन की रिंगटोन बदलकर, तो कभी यूट्यूब पर वीडियो डालकर, कुछ भी करके करेंगे। तो जब कवियत्री के समय था, पुराने समय में पिक्चर हॉल में जाके जो है वो थिएटर में खड़े होकर, जनगण मन पर खड़े होकर लोग राष्ट्रभक्ति दिखाते थे, देश प्रेम दिखाते थे, वो उनका अपना तरीका था। वो उस समय के हिसाब से लेटेस्ट था, उस समय के हिसाब से प्रासंगिक था, कॉन्टेक्स्ट में था।
और आज समय बदल चुका है। हाँ, ये बात सही है कि मोरल वैल्यूज खत्म हो रही हैं, समाज की वैल्यूज खत्म हो रही, समाज के मूल्य समाप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान के मन में छुपी हुई ये देश की भावना कभी ना कभी, भले साल में 2 बार, बाहर तो निकल ही आती है। तो एक तरह से कवियत्री इस कविता में बदलते हुए भारत की मनोदशा को, बदलते हुए भारत की स्थिति को हम लोगों के सामने प्रकट करे कि किस तरह आज का समाज, आज का भारत, आज के लोग बदल रहे हैं। और किसी ना किसी तरह हमको भी ये यकीन करना पड़ेगा कि लोग बदल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर के मन की भावना कुछ ना कुछ पुराने जैसी ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कविता पढ़ी और इसके मर्म को समझा कि आखिर कवियत्री कहना क्या चाहती है। मेरे से अगर पूछो 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, तो 2 से 3 लाइन हम यही कहना चाहेंगे कि पूरी कविता 2 से 3 चीज के ऊपर है। पहला, देशभक्ति। दूसरा, देशभक्ति को अभिव्यक्त करने का जो परिवर्तन, करने के तरीके में जो परिवर्तन आया है वो। और तीसरा, बदलता हुआ भारत और भारत में बदलते हुए लोग। ये 3 लाइनें हम लोग याद रखेंगे कि पूरी कविता देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करने के तरीके और बदलते हुए भारत की मनोदशा और बदलते हुए भारत की स्थिति के ऊपर ये कविता हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो इस कविता में सिर्फ इतना ही।